हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। एंड वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया करे सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तुम सबके सामने आ रहा है जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी देना है कि अगर है तो क्यों और नहीं भी है तो क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। और सबसे पहले हमें बताना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो वो होगा पॉलिनोमियल। तो यहां पर वेरिएबल है x दो जगह पर। पहले जगह पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर है 2 जो कि होल नंबर है। इसकी पावर में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब 1 है इसकी पावर, क्योंकि मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां पर 1 है और 1 एक होल नंबर है, तो ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो है। दूसरी चीज, अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं ये देखते हैं। अब देखो, वन वेरिएबल तो ये है क्योंकि ये सिर्फ x में ही है। अब वन वेरिएबल कब नहीं होता, अगर यहाँ पे इस x के अलावा y, z, u, t, v या ऐसा कोई भी और वेरिएबल होता, पर जो कि नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा इट हैव लिखोगे या क्या लिखोगे, तुम इतना लिख दो, ऐसे लिख दो, चलो। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल that is x, and also the power of all variables, or we can say the power of variables, all variables मत लिखो, the power of variables is लिखोगे r लिखोगे, इजी लिख दो, चलो, इज होल नंबर आर। ठीक है सर, क्या कर रहे हो, कभी इस कभी यार, अरे थोड़ा सोचना पड़ता है यार। तुम सोचो, अगर मैं सोचूंगा नहीं और तुम्हें कुछ भी गलत बता दूंगा तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे ना, तो सही बताऊंगा ना मैं। ठीक है, तो ये रहा, सबसे पहले लिखना है कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, रीजन क्या होगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज x, यानी कि इसमें सिर्फ एक तरह का वेरिएबल है जो कि है x। एंड ऑल्सो द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, और जो वेरिएबल्स की पावर है वो भी होल नंबर है, जो कि ये बताता है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, बढ़िया। चलो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से इसे नोट करो। मैं 5 तक गिनूंगा, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, या फिर अगर जल्दी नोट नहीं कर सकते तो 1 2 3 4 5। चलो मैं कर रहा हूं, अब वीडियो पॉज कर लिया करो। ठीक है, अगर ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास तो खुला टाइम है, वीडियो पॉज करके तुम लिख सकते हो, पर अगर मैंने तुम्हें लिखने के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड पार्ट है y² + √2। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसका वेरिएबल है y की पावर है 2 और 2 होता है होल नंबर, तो ठीक है पॉलिनोमियल तो है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इस 2
की पावर तो 1/2 है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट में होता है तो उसकी पावर 1/2 हो जाती है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ भाई? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसकी कोई भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन सिर्फ वेरिएबल पर डिपेंड करती है कि वेरिएबल की पावर क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? वन वेरिएबल ही है, देख लो, y के अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं। तो ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो ये है, तो ये भी वही हो जाएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद रीजन। अब रीजन में तुम क्या लिखोगे? मैं अब तो यहां पर ना तुम्हें सारा लिख के नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमने जो पहले पार्ट के लिए रीजन लिखा था उसमें हमने इतना लिखा था ना कि शुरुआत में कि ये जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज एक्स। उसमें इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज वाई। उसके बाद लिख सकता हो कि एंड ऑल्सो द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, और दिस इज पॉलिनोमियल ऑल्सो। जो भी लिखना लिख सकते हो, बस जो पहले पार्ट में लिखवाया था सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, उसमें x की जगह y डाल देना है बस। ठीक है, सेम एज फर्स्ट पार्ट, बस उसमें से रिप्लेस कर दो x को और उसकी जगह लिख दो y, बस। अब पेपर में ऐसे मत लिख के आ जाना, अपनी कॉपी में ना इस सम को सॉल्व करते हुए ये मत लिख देना सेम एज फर्स्ट पार्ट रिप्लेस x y से, ये मत कर देना। ये मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो और कहीं पता चले तुम भी अपनी कॉपी में यही लिख रहे हो, पेपर में यही लिख रहे हो और मार्क्स कट जाएंगे, 0 मिलेगा 0। ऐसा नहीं करना। चलो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं पहले कह रहा हूं, मैंने इरेज कर दिया, देख लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब अगर तुम नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को जरा सा रिवाइंड करो, थोड़ा पीछे जाओ, पॉज करो और फिर नोट कर लो। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले तो देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो इसमें वेरिएबल कौन है? टी, इसमें टी वेरिएबल है। अब इसमें टी स्क्वायर रूट के अंदर है, और कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसका मतलब कि उस नंबर की जो पावर है वो 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, 1/2 होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है जो पहले पॉलिनोमियल तो हो, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका रीजन क्या लिखोगे तुम? इसका रीजन होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ, या इट कंसिस्ट्स अ टर्म दैट इज 3 स्क्वायर रूट टी in which the power or exponent of t is not a whole number. So it is not a polynomial. ठीक है, रीजन है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टर्म दैट इज 3 स्क्वायर रूट टी। इसमें एक टर्म है जो कि है 3 स्क्वायर रूट टी। ठीक है,
एक सेकेंड, माइक गिर गया ज़रा। एक्चुअली माइक के साथ कुछ कनेक्टेड होता है यहाँ पर, ये निकल गया है। जस्ट अ सेकेंड, अभी ठीक करता हूँ मैं इसको। हो गया ठीक। हाँ, तो मैं कहाँ था? इट कंसिस्ट्स अ टर्म दैट इज 3 स्क्वायर रूट टी। इसमें 3 स्क्वायर रूट टी जैसे नाम का एक टर्म है, ठीक है, इसे टर्म कहते हैं हम, ठीक है। किसी भी एक प्लस और माइनस में ना, जैसे ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, इसको ऐसे कहते हैं। इसमें 3 स्क्वायर रूट टी नाम का एक टर्म है इन विच द पावर और एक्सपोनेंट टी ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर, जिसमें ये जो टी है इसका पावर या तो कहूँ इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, और पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल तो बहुत दूर की बात हो गई, हो ही नहीं सकता, ठीक है। नोट करो और फिर मैं करूँगा इसको इरेज, ठीक है। 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो हो गया। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2 अपॉन y, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में उस वेरिएबल की जो पावर हो वो न्यूमरेटर में जाके उस पावर को माइनस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास 1 अपॉन x की पावर 3 है, तो इसको, जैसे कि ये x की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके आना है तो मैं इसको 1 इंटू x की पावर -3 लिख सकता हूं। यानी ये 1 यहीं का यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ऐसे ये मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है। तो यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, ये वाला, तो ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ y की पावर में कुछ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि 1 है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में 1 होता है। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा y की पावर -1। और अब ज़रा देखो कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक ही वेरिएबल है y दोनों तरफ, और एक वेरिएबल की जो पावर है वो -1 है, और -1 एक होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। आया समझ? तो हम लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। रीजन आएगा इन दिस algebraic expression, we have a term that is 2y raised to -1, in which the exponent of y is not a whole number. So this expression is not a polynomial. देखो ज़रा, ये कैमरे से बाहर तो नहीं चला गया? एक बार रुकना ज़रा। तो ये कैमरे में दिख रहा है, बाहर नहीं गया। वेरी गुड, ठीक है। एक तो इतनी सारी तारें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न था इन दिस algebraic expression, इस algebraic expression में वी हैव अ टर्म दैट इज 2y raised to -1। हमारे पास एक टर्म है जो कि है 2y की पावर -1, इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर, जिसमें ये जो y का एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, होल नंबर नहीं है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होना तो बहुत दूर की बात हो गई। नोट कर लो, 5 तक गिनूंगा, फिर मैं कर दूंगा इसको इरेज।
1 2 3 4 5। चलो चलो आगे बढ़े। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y का क्यूब प्लस t की पावर 50। अब सबसे पहले देखो कि इसमें जितने भी वेरिएबल है x y t इन सभी की पावर होल नंबर है या नहीं है। तो 10 तो होल नंबर होता है 3 भी होल नंबर होता है 50 भी होल नंबर होता है। तो पॉलिनोमियल तो है, पर क्या ये एक ही वेरिएबल में है? नहीं, इसमें x भी है, y भी है, t भी है। इसमें तीन तीन तरह के वेरिएबल हैं, तीन तीन तरह के वेरिएबल हैं। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो है, पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। रीजन होगा इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, बट इट consists of 3 different variables, that is x, y and z। z नहीं है, सॉरी t है, x, y and t। so it is polynomial in more than one variable, more than one variable। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है एक से ज्यादा वेरिएबल वाला। इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, बट इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। पर इसमें 3 अलग तरह के वेरिएबल हैं। दैट इज कौन से वाले? एक्स, वाई एंड टी। एक्स वाई के बाद एंड लिख दो, एंड टी, एक्स वाई और टी। सो इट इज पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, और तुम्हारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 का, चैप्टर 2 का। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी एक्सप्रेशंस में, इन सभी पार्ट्स में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। इजी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो लिखना है अपने को। ठीक है, तो पहला पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? अब यहां पर कोई नंबर दिख नहीं रहा, और हमें पता है कि मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां आ जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर उसका कोएफिशिएंट है 1। पहला पार्ट डन। इतना इजी सर? अरे हाँ भाई, इतना इजी। चलो कर दो इरेज, पहला पार्ट इरेज कर दें। कर दिया, ये लो, कर दिया। सर ये क्यों इरेज नहीं किया? भाई इसको करने की क्या जरूरत है, सीधा ऐसे ही करते हैं ना सारे क्वेश्चन। सेकंड वाला 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है अभी भी, तो मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और 1 इस बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है भाई, -1 है। ये माइनस का साइन भी तो है यहाँ पर, उसे नहीं छोड़ना भाई, माइनस का साइन मत छोड़ देना, मार्क्स कट जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कर लो नोट, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? π/2, तो क्या कोएफिशिएंट हुआ? π/2। इतना सिंपल इतना सिंपल, इतना सन ये क्या है सर?
क्या है ये? हो गया, कर दो इरेज, हो गया, डन है। चलो 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 आगे करते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी है ना। फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। अब देखो इन्होंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। सर फंस गए हम तो, अब क्या करें, अब क्या करें सर? अरे क्यों डर रहे हो यार, मैं हूं ना। अब देखो जब बुक वालों ने एक्स स्क्वायर नहीं दिया पर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का पूछा है तो हम जबरदस्ती इसमें एक्स स्क्वायर डालेंगे। मैं प्लस करके जबरदस्ती इसमें एक्स स्क्वायर डालूंगा। पर सर आप जबरदस्ती डालोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। अरे मैं इसके साथ में जीरो को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। अच्छा, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, वो जीरो ही हो जाती है ना। तो जीरो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 में जीरो को ऐड भी कर दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ये जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आंसर आएगा, है ना। और अगर एक बार ये पूरी टर्म जीरो बन गई तो मेरे पास स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 प्लस जीरो बचेगा। और वो प्लस जीरो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, है ना। पर यहां पर ये वाला जीरो लगाकर एक्स स्क्वायर लगाकर हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल गया जो कि जीरो हो गया आंसर। हा, आसान है, इजी है। तुम्हें जिस भी कोएफिशिएंट, जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया हो और वो वेरिएबल ही ना दिया गया हो ना, तो सीधी सी बात है कि उस वेरिएबल के साथ जीरो लगा के उसमें मल्टीप्लाई कर दो और जीरो को उसके कोएफिशिएंट में यानी कि आंसर में लिख दो। दूसरा क्वेश्चन भी डन हो गया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एग्जाम्पल देनी है एक एक, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी है। पहले है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, हमें एक एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री क्या हो 35, और दूसरी एग्जाम्पल हमें देनी है मोनोमियल की जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो, है ना। हाँ, अब देखो सबसे पहले तो ये बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल होता है ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। मोनोमियल होता है कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक टर्म हो। और डिग्री 35 होने का मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में जिसमें दो टर्म है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें दो टर्म है और उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनमें से किसी एक वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। और ऐसे ही मोनोमियल वाले में हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें एक टर्म हो और उस एक टर्म में जो वेरिएबल हो मेरे पास उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 100 होनी चाहिए। ये हमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं पहले वाले का एग्जाम्पल लिख देता हूं। अब बाइनोमियल यानी कि दो टर्म, पहली टर्म में लिख देता हूं x, दूसरी टर्म में लिख देता हूं y। अब उन्होंने बोला कि मुझे लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, यानी कि दोनों में से किसी भी एक की पावर 35 कर दो। उसकी भी कर सकते हो, मैं इसकी कर दी 35, इसकी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल। दूसरा उन्होंने बोला कि मोनोमियल यानी सिर्फ एक टर्म वाला, तो एक टर्म मैंने लिख दी x, उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। ये लो भाई 100। खुश हो गया आंसर। कुछ मुश्किल नहीं है यार, सब आसान है। हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यार मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैं पीछे देखने लगा था कि कौन सा है, तभी एकदम से मेरे दिमाग से ही निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, किसी भी एक पॉलिनोमियल के किसी भी एक वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली पावर जो होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7 के साथ में x। अब इसमें x ही एक वेरिएबल है तीनों में,
और x की सबसे बड़ी यहाँ पे पावर जो है वो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड वाले पे चलते हैं, इतना नोट कर लो। कर लिया? 1 2 3 4 5 कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। चलो सेकंड वाला पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 2 है भाई, वेरिएबल ही एक है तो उसकी पावर ही तो डिग्री होगी 2। आगे बढ़ो। थर्ड पार्ट, 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। तो यहां पर t एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो उसकी पावर ही डिग्री होने वाली है 1। आगे बढ़ो, बढ़े? चलो फोर्थ पार्ट। अरे यार, फोर्थ पार्ट 3। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई एक अकेला नंबर दिया हो तो तुम ये मत समझना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कैसे? क्योंकि अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो हम यहां पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं x या किसी भी वेरिएबल की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब वो बराबर होता है 1 के। तो इसीलिए x की पावर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 के ही बराबर होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 को 3 इंटू 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 के ही तो बराबर होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होगा, और 3 इंटू 1 3 के बराबर, यानी ये इस 3 के ही तो बराबर है, यानी कि 3x की पावर 0 3 के ही तो बराबर है। तो हम 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर 0 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 0, क्योंकि कोई और वेरिएबल है ही नहीं जिसकी इससे ज़्यादा पावर हो। ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन डन है, नोट कर लो, फिर हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। चलो करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, और वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सबको हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब अलग अलग छांटना है एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो लीनियर है, कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक है, और कौन सा ऐसा है जो क्यूबिक है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें उस पूरे पॉलिनोमियल की जो पावर है, जो डिग्री तुम कह सकते हो डिग्री है, वो 1 है, और दूसरी चीज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 है और ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स हैं या 3 से कम है। ठीक है, जैसे पहले था लीनियर में 2, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2। उसके बाद क्वाड्रेटिक डिग्री 2, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स उसमें 3 हो सकती हैं, कम से कम 1 या 2 भी हो सकती हैं। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होता है उसमें होती है डिग्री 3, और जो ज़्यादातर टर्म्स वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, पता चल गए। नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर में 2 हो सकते हैं, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 3 हो सकते हैं, उसकी डिग्री 2, क्यूबिक में 4 हो सकते हैं, उसकी डिग्री 3। ठीक है, चलो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें अब देखो, सबसे बड़ी डिग्री 2 है, 2 टर्म्स है, तो ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला? एक तो डिग्री 2 है, ऊपर से मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स हो सकते हैं, पर उससे कम 1 या 2 भी हो सकते हैं, यानी 1, 2 या 3 टर्म्स क्वाड्रेटिक, डिग्री 2। चलो हो गया, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हो गया, चलो सेकंड पार्ट, x माइनस एक्स क्यूब। सबसे बड़ी डिग्री 3 है, टर्म्स 2 हैं, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक, तो ये क्या हुआ? क्यूबिक
पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आगे लिख देना, पॉलिनोमियल। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। चलो आगे थर्ड वाला, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे बड़ी डिग्री, मतलब सबसे बड़ी क्या मतलब सबसे बड़ी पावर, यानी कि डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है, टर्म्स कितने हैं 3 है, तो 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स ही हो सकते हैं और 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कर लो नोट, बढ़ते हैं आगे। फोर्थ 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है 1, और टर्म्स कितने हैं 2, डिग्री 1 है टर्म्स 2 हैं, मतलब क्या हुआ लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। कर लो नोट, कर लिया, चलो आगे। फिफ्थ पार्ट 3t, 3t, डिग्री कितनी है 1, टर्म कितने हैं एक ही है, डिग्री 1 है, टर्म्स एक है, तो कितना हुआ लीनियर हुआ ना, क्योंकि मैंने कहा था कि लीनियर में एक या दो टर्म्स हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम एक तो हो ही सकता है। हो गया फिर लीनियर पॉलिनोमियल डन, कर लो नोट, कर लिया, चलो आगे। सिक्स्थ आर स्क्वायर, अब यहां पे एक ही टर्म है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक हुआ। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होने चाहिए, भाई मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स होने चाहिए, बाकी कम से कम तो एक भी हो सकता है। जितने टर्म्स किसी एक चीज में क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक में होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, बस डिग्री पे ध्यान दो तुम। उसके बाद लास्ट पार्ट है 5 6 7, सेवन्थ पार्ट 7x क्यूब, डिग्री 3 है तो क्यूबिक हुआ, टर्म 1 ही है तो हाँ ठीक है क्यूबिक हुआ। डिग्री पे ध्यान दो बस, टर्म्स पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सोचो अगर तुमने सिर्फ डिग्री देख ली कि 3 है और तुमने क्यूबिक लिख दिया और बाद में पता चला कि उसके एक्सप्रेशंस, मतलब उस एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स हैं वो 5 थे, तो गलत हो जाएगा ना। तो चेक करने के लिए टर्म्स बाद में देखो, पहले डिग्री देखकर ये पहले अपने दिमाग में बना लो कि ये कौन सा है, डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक है, पहले मान लिया। फिर देखो कि इसमें 4 से ज़्यादा टर्म्स तो नहीं है, अगर 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं रहा। अगर डिग्री 3 है और टर्म्स 4 से ज़्यादा है तो ये क्यूबिक नहीं रहा। अगर डिग्री 2 है और टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। अगर डिग्री 1 है और टर्म्स 3 से ज़्यादा है, 3 नहीं 2 से ज़्यादा है, या 3 है या 4 है मतलब 2 से ज़्यादा है तो लीनियर नहीं रहा। अब आया समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आ गया होगा। तो इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट होती है, पर ऐसे थोड़ी कंप्लीट करेंगे यार, अच्छे से करेंगे यार, ऐसे थोड़ी करेंगे। अरे हमारे एवीएम स्टडी हब की बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हर एक एक्सरसाइज के कंप्लीट होने पर सर क्या करते हैं, बताओ बताओ, जो पुराने स्टूडेंट हैं बताओ सर क्या करते हैं, सर बड़ा बड़ा कंप्लीट लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि मन करता है, मजा आता है। हो गया कंप्लीट, थोड़ा फीका फीका दिख रहा होगा पर कंप्लीट हो गया। ओके, वीडियो खत्म करने से पहले कुछ बातें सुन के जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उसके लिए इस चैनल पर 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जिसमें उस चैप्टर की सारी एग्जांपल्स, सारी एक्टिविटीज़, सारी डेफिनेशंस, सारे टर्म्स, सब कुछ डिटेल में करवा रखा है। अगर उस चैप्टर को 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है तो 1 शॉर्ट वीडियो भी उस चैप्टर की इसी चैनल पर है। ठीक है, अगर तुम्हें साइंस का अपनी उसी बुक का चैप्टर 2 करना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो है।
अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है तो उसके लिए भी इस चैनल पर वीडियोस हैं जिनमें उस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवा रखा है। उसके अलावा उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उसके लेक्चर्स भी अलग से करवा रखे हैं, यानी एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं, लेक्चर्स की वीडियोस अलग हैं। लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं और एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस करवाए गए हैं एक्सरसाइज वाले। सिंपल सी बात है। और जिन लेक्चर्स में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना, उसी में कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ सारी एग्जाम्पल्स भी करवा दी गई हैं। ठीक है, खुश हो? ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। और अगर इस एक्सरसाइज को करने में तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है, वैसे मैंने कोशिश करी है कि ना आने दूं, पर अगर आई है और इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, इसी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। उसमें मैंने 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। ठीक है, चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, ये एक्सरसाइज समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना। नीचे कमेंट कर देना, अच्छा सा ये फीडबैक दे देना अगर कोई हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। पढ़ लो यार, पढ़ लो।